अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी नहायत पेचीदा और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। जारहाना बयानात, फौजी नक्लो हरकत और धमकी आमेज़ लहजा मुमकिना बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि ईरान ना तो इस वक्त अमरीका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कर रहा है और ना ही इसका कोई इरादा रखता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट मुज़ाकरात के जारी और नतीजा खेज होने का दावा कर रही थी, जिससे दोनों ममालिक के बयानिए में वाज़ेह तसादुम ज़ाहिर होता है। अमरीका की जानिब से 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, लेकिन तेहरान ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त धमकी दी गई कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालिबात तस्लीम न किए तो उस पर जहन्नुम बर्पा कर दी जाएगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जंगी तैयारियों में भी तेजी ला रहे हैं। खलीज की तरफ अमरीकी फौजी कुमक की पेशकदमी इस कशीदगी को मजीद संगीन बना रही है। पहली फौजी तश्कील ट्रिपोली एम्फेबियस रेडी ग्रुप पर मुश्तमिल है, जो 13 मार्च को जापान के शहर ससेबो से रवाना हुआ। आबनाए मलाका उबूर करके 23 मार्च तक डियागो गार्सिया पहुंच चुका है और इम्कान है कि मार्च के आखिर या अप्रैल के आगाज तक सेंट कॉम के दायरा कार में दाखिल हो जाएगा। दूसरी तश्कील बॉक्सर एम्फेबियस रेडी ग्रुप है, जो 19 और 20 मार्च के दरमियान सैन डिएगो से रवाना हुआ और करीबन 22,200 किलोमीटर का फासला तय करके अप्रैल के वस्त तक इस खित्ते में पहुंचेगा। तीसरी तश्कील 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, करीबन 2,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जो फौरी रद्दअमल फोर्स के तौर पर तैनात किए जा रहे हैं। इस तमाम ही पेशरफ्त के नतीजे में अमरीका ने खित्ते में मजमूई तौर पर करीबन 7,000 इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं, जिनमें 4,500 मरीन्स और सेलर्स शामिल हैं। यह अस्करी तैयारी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वाशिंगटन सिफारती दबाव के साथ साथ फौजी ऑप्शंस भी खुले रखना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में जब ट्रंप की मुकर्रर करदा डेडलाइन 27 मार्च को ख़त्म होने जा रही है, अमरीका के सामने चंद अहम ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला, ईरान के पावर सेंटर्स पर महदूद या वसी हमला। दूसरा, किसी इलाकाई इत्तेहादी के साथ मिलकर ईरान के किसी जजीरे पर कब्जे की कोशिश। तीसरा, ज़मीनी अफवाज यानी बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए बराह रास्त मुदाखलत। और चौथा, डेडलाइन में तोसी देकर सिफारती रास्ता बरकरार रखना। हकीकत यह है कि अमरीका जो भी रास्ता इख्तियार करे वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जो उसकी हालिया तारीख की पेचीदा तरीन जंग बन सकती है। ये महज 3-4 ममालिक का तनाज़ा नहीं, बल्कि पूरे खित्ते और आलमी मईशत के मुस्तकबिल का सवाल बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुमकिना तसादुम के अमरीका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या इंसानियत एक और तबाहकुन बोझ उठा भी सकेगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुतालिबात, ईरान का इनकार, अमरीकी ऑप्शंस, पावर सेंटर्स पर हमला, ईरानी जजीरे पर कब्जे की कोशिश, बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर डेडलाइन में तोसी, ट्रंप इंतजामिया के बयानात, अमरीका कौन सा ऑप्शन इख्तियार करने जा रहा है? जैगम साहब, कहा गया कि अगर मुतालिबात ईरान ने तस्लीम ना किए तो ट्रंप जो हैं वो जहन्नुम बर्पा कर देंगे। धमकी भी दी जा रही है, दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, फोर्सेस भी मूव इन हो रही हैं। क्या बड़ी जंग का बिगल बच चुका या अभी सिर्फ कहा जाए कि हिकमत अमली दबाव बढ़ाने की है? अमेरिका जंग में ऐसे जाता है जैसे भैंस चराने जाता है और फिर भैंस को जौहर से निकालना एक अजाब बन जाता है। अमेरिका के पास कोई आसान ऑप्शंस नहीं है और जहन्नुम सिर्फ ईरान नहीं बनेगा, सबसे पहले खित्ता बनेगा और फिर पूरी दुनिया बनेगी। एक ऐसे अजाब में जाएगी जैसा अजाब और जैसी मुसीबत दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने नहीं देखी। आप धमकियों को देख लीजिए कि पार ग्रिड को उड़ा देंगे। ईरान ने वाजे कर दिए कि इसका मतलब है टोटल वार, पूरे खित्ते की जंग। सिपाही पासदारान ने 50 टारगेट्स की लिस्ट दे दी है। उस लिस्ट को देखें तो आपको झुरझुरी आ जाती है, जिसमें तवानाई, बिजली, पानी के पूरे रीजन के अहम तरीन मराकज़ शामिल हैं। अगर सिर्फ इस खित्ते की बिजली चली जाती है, पावर ग्रिड्स के बदले में ईरान पावर ग्रिड्स उड़ा देता है। आपको पता है तेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बिजली पर चलता है। तेल को पंप करना हो, उसे पाइपलाइन के अंदर धकेलना हो, उसको लोड करना हो या तेल को साफ करना हो, ये तमाम बिजली से होता है।
और ये खित्ता जो पानी पीता है वो 80% से ज़्यादा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से बनता है, समंदर का पानी होता है, बिजली के ज़रिए से उसको साफ़ किया जाता है। अगर खाली बिजली जाती है तो वहाँ वो पानी भी नहीं रहता, और ये खित्ता बिजली और पानी के बग़ैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। यहाँ का मौसम ही ऐसा नहीं है, जो इसकी आबादी है पूरा गल्फ जाता है। और ये सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं। जो 50 की लिस्ट है उसमें डिसैलिनेशन भी शामिल है, उसमें खुद ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, और ईरान के पास इसमें कोई शक नहीं कि कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस तरीके से वापस अटैक कर सकता है। ये तो है पार का। अब आप देखें, वो कहते हैं खर्ग में पहुंच जाएंगे। चलें जी, पहुंच जाएं खर्ग में। खर्ग जो है वो आबनाए हुर्मुज से 300 मील अंदर है, यानी अगर आप बैरी जहाज पर जाएंगे तो 300 मील उसमें से क्रॉस करके जाएंगे, और ये तमाम शोर लाइन ईरान की है। और आप जहाज के जरिए पहुंचेंगे तो इस छोटे से जजीरे पर आप कब्जा तो कर लेंगे, होल्ड कैसे करेंगे, आप सप्लाई कैसे करेंगे? और ये ईरान की शहरग है, माशी शहरग है। ईरान यहां से तेल बाहर बेचता है, आप उसकी माशी शहरक को पकड़ लेंगे तो फिर कोई शक रह जाएगा कि वो रीजन की जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, जो तेल है, उस पर हमला कर देगा। फिर अगली बात क्या है जी, कि हम इस हुर्मुज पे कब्जा करेंगे। देखिए, उस पे जो खुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं उनमें जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो गैलिपली बन जाएगा। आपको पता है गैलिपली क्या है? पहली जंग अजीम के दरमियान में तुर्की में एक ऐसी गुजरगाह है, उसका नाम है डारडेनेलिस। वहां पे चर्चिल साहब फौज लेकर पहुंचे थे, और उनका ख्याल था इधर से गुजर कर हम इस्तांबुल तक जाएंगे और पूरे तुर्की को रगड़ के रख देंगे। और वहां पर अतातुर्क ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। बदतरीन जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी चर्चिल साहब की, उनकी फौज को लाखों मारे गए थे और वापस भागना पड़ा था। चर्चिल साहब की जर्नैली भी वहां खत्म हो गई थी, और अतातुर्क जो है वहां उसके बाद अतातुर्क बन गए थे, ग्रेट लीडर बन गए थे। यानी ज्योग्राफी सबसे अहम बात थी, कोई शक नहीं अतातुर्क की अजमत में मुझे कोई ज़ैगम साहब, ईरान का ज्योग्राफिया भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की भी एक वॉर हिस्ट्री मौजूद है। अब ऑप्शन क्या है ट्रंप के पास, करेंगे क्या? देखिए, ट्रंप के पास ऑप्शन ये है, पहली तो बात ये है कि ईरान को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि लंबी जंग उसके भी हक में नहीं है। वो अपना एक जो डेटरेंस है वो इस्टेब्लिश कर चुका है। शायद हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको मजीद ज़रूरत हो, लेकिन पूरे खित्ते के लिए भी जंग अच्छी नहीं, और उसको अपने ज़िम्मे ये भी नहीं लेना चाहिए कि पूरी दुनिया की बर्बादी जो है वो इस जंग के नतीजे में हो। अमेरिका को फेस सेविंग मिलनी चाहिए किसी ना किसी तरह। ईरान के भी जो मुतालबात हैं, उसके जो खदशात हैं, उसको तय होना चाहिए। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या था, मैं आखिरी बात करूं, अमेरिका का यह था कि इस इलाके में कोई तेल का जग्गा ना हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑयल हेजिमान ना हो। और बात यह बन गई है कि आज वहीं ऑयल हेजिमान ईरान बन गया है, और ये कब्जा लेना उससे वापस आसान काम नहीं है। इसके लिए बातचीत ही करनी पड़ेगी, बातचीत ही करनी। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, और ट्रंप तो कभी जीत की भी सब दावे हर तरह के कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी जारी हैं, फौजें मजीद रवाना की जा रही हैं। क्या ऑप्शन है जो आपके ख्याल में ट्रंप इख्तियार करेंगे अगले 2 से 3 दिन में? आयशा, ये एक लिहाज से ये सबसे ख़तरनाक वक्त है जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने इलेक्शन हारा था, तो इलेक्शन हारने से पहले ही उनका ये कहना था, उन्होंने खुद टीवी स्टेशन में जाके उन्होंने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा कि आई एम अ वेरी बैड लूज़र, आई डोंट लाइक लूजिंग। एंड वो फिर आपने देखा कि थ्रू आउट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका क्या किरदार था, उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा कैसे इलेक्शन हारने के बाद, और फिर उसके बाद उनकी सियासत कैसे रही। सो ही इज़ क्लियरली समबडी जो हार को वो बहुत अपने लिए एक पर्सनल इंसल्ट लेते हैं। अब वो एक इस सूरत हाल में उन्होंने अपने आप को डाल दिया है जहाँ पर खित्ते में जो कुछ हो रहा है अच्छा, और जो वो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, मेरा ख्याल है मेरे साथी जो हैं दे आर फार बेटर इक्विप्ड
कि उसके बारे में बात करें, लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा है कि अमेरिका के अंदर जो इंटरनल ओपिनियन है वो अब उनके खिलाफ जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो गया। उनकी एक अपनी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग से बाहर निकलकर अपनी शदीद झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, और बुनियादी सवाल उनका ये था कि इस जंग के अहदाफ क्या हैं और इस जंग को वाइंड अप करने की स्ट्रैटेजी क्या है। उन्होंने कहा कि हमने जब भी हमें ब्रीफिंग मिली है हमें ये इसके बारे में ना कोई वाज़ेह जवाब मिला है, ना ही हमें ये समझा सके हैं इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल। दूसरी बड़ी अहम बात जो है जो उन्होंने बार बार उठाई कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के बारे में अगर कोई फैसला हुआ है या उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, और उसका भी वाज़ेह जवाब ना मिलने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये कांग्रेस के पास जब भी ये बात आएगी तो मैं तो उसको वोट नहीं करूंगी। वो रिपब्लिकन पार्टी की हैं और ये ओपिनियन जो है अब अमेरिका के अंदर बिल्डअप करना शुरू होगा। सो आई थिंक अगर आप ट्रंप की जो इमीडिएट पॉलिटिक्स है इनसाइड अमेरिका अगर आप उसको देखें तो इस जंग को एस्केलेट करना, ठीक है वो मिलिट्री बिल्डअप उस इलाके में करना वो एक तरह से एक निगोशिएशन का हिस्सा होता है। ये आप पोजीशन अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए भी कई दफ़ा आप इस तरह के काम करते हो, लेकिन अगर वो अपनी जो ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है इसके साथ साथ अगर वो अपनी डिप्लोमेटिक पेस जो है उसको कोई शक्ल नहीं देते हैं, और शक्ल देने की मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी तक ये पिछले 3-4 दिनों में हमने हेक्टिक पॉलिटिकल ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखी है, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि इतनी पेचीदा काम मुज़ाकरात के अंदर वो एकदम से आप अपने 15 नुकात भी जारी कर दें, अगले भी 5 नुकात जारी कर दें, बराह रास्त बात ही नहीं हो रही है, और फिर उसके ऊपर ये भी तवक्को दी जाए कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी। उसका फ्रेमवर्क तय करने के लिए थोड़ा और टाइम दरकार है, शायद बहुत ज़्यादा और टाइम दरकार है, और वो टाइम तभी मिल सकता है कि जो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ हैं, ठीक है अमेरिका उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन इजराइल तो अपने हमले नहीं रोक रहा है ना, तो ये जो फ्रेमवर्क तय करने के लिए टाइम चाहिए है, अब मेरा ख्याल है वो भी, और ये सारे मुल्क तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इसको सहूलतकारी जो कर रहे हैं इस प्रोसेस की, उनको भी अब इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि वो फ्रेमवर्क तय करने के लिए जो टाइम चाहिए वो किसी तरह से हासिल कर लें। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, खलीज की तरफ बढ़ती जो अमेरिकी फौजी कुमक है जिसमें बहरी बेड़े यहाँ आ रहे हैं, 7,000 इजाफी अमेरिकी फौजियों की तैनाती, और ये क्या ट्रंप या अमेरिका एक बड़े मिस एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं या अमेरिकी बालादस्ती साबित करने की मौसर मनसूबाबंदी है? अब देखिए जो मिस एडवेंचर था वो तो उसने कर लिया ना, एडवेंचर था या मिस एडवेंचर था, उसको तो हम अभी कहते हैं ना एडवेंचर था या मिस एडवेंचर था। वो तो शायद अपने तौर पे जब आया तो सही तौर तरीके से आया होगा। बहरहाल उसको छोड़िए, आप ये देखिए कि ईरान ने भी 5 नुकात दिए हैं अमन के लिए, तो अगर अमन की ख्वाहिश ना होती तो 5 नुकात ना देता। ऑफ रैंप उसको भी चाहिए, ऑफ रैंप अमेरिका को भी चाहिए, ऑफ रैंप दुनिया को भी चाहिए। इसलिए ये पहले एक्सट्रीमिस्ट जो होती हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस हैं दोनों साइड्स पे, अगर ये अपने मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं अच्छी नीयत के साथ और इसमें से निकलना चाहते हैं तो फिर कोई ना कोई जरिया जरूर निकल आएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। एक लम्हे भर को तसव्वुर कीजिए कि पावर प्लांट पे हमले हो गए, पावर प्लांट पे हमले हो गए, चाहे ईरान वो उड़ा देता है, सब गल्फ के भी उड़ा देता है, लेकिन इनके भी खत्म, इनके ऊपर भी हमले हो गए। खर के ऊपर, जजीरे के ऊपर फौजें उतरी और फौजों को बिल्कुल उनका कीमा बना दिया गया ईरान की तरफ से, लेकिन वो उतरे और उसके बाद फिर वहां पे हमले भी हुए और वो जो कुछ किया उन्होंने, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हुए और किसी ना किसी तरीके से कुछ उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पे अपना तसल्लुत कहीं ना कहीं पे किसी एक छोटे से हिस्से पे, पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, शोर के ऊपर, ताकि उनके जो आइलैंड्स अगर लेते हैं तो उनको कोई एक हिफाजत का तरीका मिले, उनको भी उड़ा दिया गया। क्या अमेरिका रैप अप करके, पैकअप करके घर चला जाएगा? उसके बाद उसको कुछ ना कोई निशानी तो चाहिए ना कि वो कहे कि हाँ मैं तो एक सुपर पावर, मुझ पे जोम है मेरा, मैं एक अपनी साख रखता हूं, मुझे तो दुनिया के अंदर अभी बड़े बड़े मुल्कों के साथ मुकाबला करना है, मुझे तो ताइवान के साथ अपनी अभी मसला हल करना है, तो मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बंद करूं, क्योंकि ये 3 चीजें तो हुई नहीं, पावर प्लांट से भी ईरान नहीं माना, खर्ग से भी नहीं माना, और उसके बाद जो बाकी बूट्स ऑन ग्राउंड थे उससे भी नहीं माना, अब मैं चलता हूँ घर चला जाता हूँ। तो फिर वो कैसा सुपर पावर हो गया भाई? किस तरह का सुपर पावर होगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके बाद सोचा है कभी किसी ने? वो ऑप्शन जो है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि वो इसराइल को क्या होता है और अमेरिका को क्या होता है और ट्रंप को क्या होता है और उसकी कैसी साख बनती है और अमेरिका कायम रहता है कि नहीं रहता। पाकिस्तानियों को अपनी जो मईशत है वो उसको कायम रख सकती है कि नहीं रख सकती,
मुझे तो आज अपनी फिक्र पड़ी हुई है, मुझे ईरान की भी फिक्र नहीं है, मुझे गल्फ की भी फिक्र नहीं है, मुझे अमेरिका और इसराइल की भी फिक्र, मुझे तो पाकिस्तान की फिक्र है। अगर मैं पाकिस्तान के नजरिए से देखता हूँ तो मुझे अमन चाहिए, मुझे अमन चाहिए, मैं जो कुछ हो सकता है उसके लिए करूंगा, क्योंकि उसके बाद और भी मसाइल है ना। अगर सऊदी अरब बीच में आ जाता है तो मुझे भी जाना पड़ता है, उसका क्या तरीका होगा। ये जंग आगे बढ़ती है, एस्केलेशन लेडर के ऊपर आगे जाती है, उसके असरात मुझ पे क्या पड़ेंगे। क्या मुझ पे मजबूर किया जाएगा कि तुम भी किसी तरीके से कुछ शामिल हो जाओ किसी शक्ल के अंदर, या हमें सहूलत दो, हमें रास्ते दो यहाँ से जाने के। तो मैं किस तरीके से, पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को उससे पाक रख सकता है। तो मैं जब सेलिब्रेट करूं ट्रंप की और अमेरिका की तबाही मिसाल के तौर पे, या इसराइल की तबाही, अल्लाह उसको तबाह करे, लेकिन कहने का मतलब है मेरा अपना घर तबाह हो रहा है। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तीन चीजें हैं, जब आपके अहदाफ क्लियर ना हो या हासिल ना हो, हासिल ना हो किसी जंग के अंदर, तो स्लिपरी स्लोप में चले जाते हैं आप। स्लिपरी स्लोप है जंग वैसे स्लिपरी स्लोप है। उसके बाद आ जाता है मिशन क्रीप। ये तो हासिल नहीं हुआ, चलो मैं ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, वो मिशन क्रीप होता है। फिर एस्केलेशन डोमिनेंस, मैं तो अपना जोम रखता हूं, मैं तो इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अब अगले मरहले पे ले जाऊंगा। एस्केलेशन लैडर के ऊपर आप चढ़ते रहते हैं और तबाही का पेशखैमा बनते रहते हैं। अब ईरानी भी मुसलमान हैं और ईरानी अवाम भी है। देखिए उनकी जो उनकी लीडरशिप है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो लड़ रही है। उसने तो कह दिया कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मर बेचारे आम आदमी रहे हैं वहां पे, मुश्किलात उनके लिए पड़ रही हैं। अच्छा, हुर्मुज का खुलना मुझे नहीं पता है ट्रंप चाहता भी है कि नहीं चाहता। हो सकता है वो चाहिए ना कि हुर्मुज को खोलना चाहिए, क्योंकि तेल बंद है, उसको अपना तेल और अपनी गैस बेचने में आसानी हो रही है। तो इसलिए जंग को जाहिरी जो असरात हैं या जाहिरी जो अहदाफ हैं उससे हटके थोड़ा सा एक दो पीछे भी देखना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कि यार ये तो मुझे तो अलबत्ता फिक्र पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की है, और मुझे ये अपने मुल्क के लिए बेहतरी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको देखा जाए तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अल्लाह करे कि जो थोड़ा बहुत अमल शुरू हुआ है इसी के अंदर ही कोई वसत आ जाए, कोई गहराई आ जाए, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में ये बेहतर। रज़ा रूमी साहब, अमरीकी मुतालबात पर ईरान ने दो टोक इनकार किया है। क्या सिफारती नाकामी बड़े तूफान की आमद का इंदिया है, या डेडलाइन 27 मार्च को खत्म होने पर ट्रंप मजीद तौसी पर जाएंगे और इसी तरह की भड़के रखेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो अब ये जो अव्वलीन तरजीह है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये है कि किसी तरह से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है वो कोई अग्रीमेंट निकल आए, क्योंकि उसके बगैर जो है अमेरिका के अंदर जिस कदर इस जंग के खिलाफ और अमेरिका की इंटरवेंशन के खिलाफ एक राय आमा बन चुकी है, वो ज़्यादा देर संभाली नहीं जाएगी इस मौजूदा इंतज़ामिया से। और अगर ये जंग आगे फैलती है, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कई बार, तो फिर इसके जो माशी मुस्बरात हैं वो दुनिया को तो बिल्कुल अपनी लपेट में ले रहे हैं, पाकिस्तान को भी, गल्फ की रियासतों को भी, मगर खुद अमेरिका के को भी इसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बल्कि अमेरिकी अवाम को वो करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो आने वाले मिड टर्म इंतखाबात हैं वो रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। इस वक्त कल भी जो एक सर्वे आया है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो पिछले तमाम सालों के मुकाबले में सबसे लो है, सबसे कम है। तो इसलिए एक ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और यही वजह है कि गालिबन वो ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई समझौता हो जाए। लेकिन ईरान के लिए समझौता ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईरान इस वक्त जो है उसके पास बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि उसका पलड़ा भारी किए हुए हैं। मसलन आपदा हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी इस वक्त ईरान के ही हाथ में है। और फिर उसके अलावा जैसे अभी कहा गया कि वो तेल की जो फरामी है और खुद अमेरिका ने पाबंदियां उठा ली हुई हैं, और रोजाना ईरान जो है वो तेल भी बेच रहा है, हालांकि उसके साथ एक जंग भी की जा रही है। तो इस तरह से ईरान की जो हिकमत अमली रही है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, उसने ईरान का पलड़ा भारी कर दिया हुआ है। अब ये कहना कबल इस वक्त है कि क्या ईरान जो है वो अमेरिका को शिकस्त दे देगा, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि अभी तो ये जंग का एक पहला या दूसरा फेज है। लेकिन अगर इस वक्त जो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये तीसरे फेज में जाती है एस्केलेशन के, जिसमें कि किसी जजीरे को पे कब्जा करना या बूट्स ऑन ग्राउंड भेजना, या जो आपने 4 ऑप्शंस अपने इब्तदाई में कहे, अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका बुरी तरह से इस एस्केलेशन
ट्रैप में फंस जाएगा। और अगर वो फंसेगा तो यकीनन उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके बाद एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा स्टेप जो है वो आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ नजर उम्मीद साहब, आपने जो बात की ना, दाखिली दबाव बढ़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर तक, जब तक ये शो आएगा, किसी न किसी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज हो जाए और दोनों एक एक कदम पीछे हट कर देखें कि दुनिया किस नुकसान से गुजरने को है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी पीटीआई के बेटों की सरगर्मियों और वुज़रा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के सामने अपने वालिद की हिरासत पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए मुल्क में जबर के रुझान का जिक्र किया। सियासी कैदियों की हिरासत, फौजी अदालतों में ट्रायल, सजाओं और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वालिद को तन्हाई में रखा जा रहा है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और तिब्बी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है, जिसे उन्होंने बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कासिम खान पर शदीद तनकीद की। कहा कि पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान के बेटे भारत और इजरायली लॉबी से ताल्लुकात रखकर पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम खान के इक़दामात 9 मई के इक़दामात के मुतरादिफ हैं। इनका मकसद GSP+ स्टेटस को ख़त्म करवाना और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी मसनूआत को नुकसान पहुंचाना है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई तोशाखाना और घड़ी चोरी केस में जेल में है। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई फोर्स कैसे बन सकती है और इनके बेटे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम खान ने पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुंचाया और भारत के एजेंडे काम किया। इस सूरत हाल से सवाल उठता है कि क्या कासिम खान ने अपने वालिद की मुश्किलात में कमी की कोशिश की या इसमें इजाफा किया, और क्या वफाकी वज़ीर इत्तलात और अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है या बिल्कुल दुरुस्त। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, बानी पीटीआई के बेटों की सरगर्मियां, वुज़रा का शदीद रद्द-ए-अमल, बेटों की वालिद की मुश्किलात कम करने की कोशिश, क्या फ़ायदा होगा या मज़ीद सियासी नुकसान। रज़ा रूमी साहब, ये जो सरगर्मियां रहीं, मुलाकातें रहीं, फिर जो बयानात सामने आए, क्या वालिद की मुश्किलात कम की हैं, इजाफा किया है, पॉलिटिकली लॉस होगा, फ़ायदा होगा? देखिए, ये तो हमने देखा है माजी में भी कि जब दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा भी होते थे जेल में, तो इस तरह के बहुत सारे इक़दामात पार्टियां मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर उठाती थी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर था कि वो थोड़ा बहुत एहतियात ये करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रियासत मुखालिफ कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे कि उस पार्टी का जो एक इमेज है उसके ऊपर कोई हर्फ आए या सवाल उठाए जाए, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आपने भी इस सेगमेंट में ये मौजू जो है ज़ेरे बहस रखा है। हमने तो वुज़रा के बयानात पर बात की, क्योंकि वुज़रा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साख पर उंगली उठा दी गई है। जी देखिए, वुज़रा का तो काम है ना ये कहना। बात ये कि ये बहुत सारे वुज़रा ऐसे हैं कि ये भी बहुत माशाल्लाह बड़ी सख्त किस्म की बातें किया करते थे जब इनकी पार्टी ज़ेरे अताब थी और दूसरी पार्टी बरसरे इख्तिदार थी, तो उस वक्त के बयानात भी अच्छे खासे जिसे कहते हैं तुंद व तेज लहजे से जो है वो मुज़य्यन होते थे। मगर इस वक्त इसके ऊपर अननेसेसरी जिसे कहना चाहिए तवज्जो देना, वो मेरे ख्याल से आप इसको अगर नहीं भी उतनी तवज्जो देंगे तो शायद ये मामला और ठंडा रहेगा। लेकिन जितनी तवज्जो हुकूमत देगी उससे मेरे ख्याल से उल्टा नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता हुकूमत को। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, वो कह रहे जैसे हुकूमती वज़ीर की जानिब से कहा गया कि वालिद की हिमायत के बहाने पाकिस्तान की साख पर उंगली उठा दी गई, क्या पाकिस्तान की आलमी साख पर कोई असर पड़ा इससे, या अपने वालिद की हिमायत में एक मुस्बत कदम लिया उन्होंने? देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं ये तो पाकिस्तान के बारे में या मुल्क भर के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। कभी हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बोलेंगे, जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उससे हमारी साख के ऊपर तो कौमी बहसीत कौम नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिसको दुनिया के किसी इस लेवल के ऊपर चैलेंज किया जाए। लेकिन अगर किया जा रहा है तो उससे तो पाकिस्तान की साख अभी तक कोई ऐसी तरीके से मैंने नहीं देखा कि उस पर कितना असरअंदाज हुई हो। ना ही पाकिस्तान के अंदरूनी जो उसके फैसले हैं या जो उसकी डायनामिक्स हैं उसके अंदर कोई इतना बड़ा असर आता है, खासतौर पे ह्यूमन राइट्स का। बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस और ये और वो और जर्नलिस्ट जेलों में होते हैं, उनके लिए आवाज उठाई जाती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मुल्क के अंदर से कोई इस किस्म का एक सियासी अमल शुरू हुआ उसकी वजह से या किसी मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा।
ये एक ऐसा फोरम है जहां पर के लोग अपने सियासी मामलात की वजह से या अपने जाती तल्लुकात की वजह से जाके अपनी बात करते हैं, और अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जिस भी तरीके से उनके पास वो प्लेटफॉर्म आता है, तो वो जाके उसको इस्तेमाल करके, देखिए इमरान खान का जहां तक तल्लुक है, एक उसकी पार्टी सियासी अमल के थ्रू पाकिस्तान में कोशिश कर रही है, एक उसकी फैमिली का अमल है जो कि वो फैमिली जाके अडयाला में या जो भी उनकी बहनें कर रही हैं, और एक उसके बेटे हैं जो कि बाहर बैठ के ये मामला कभी मीडिया के थ्रू और कभी किसी तरीके से दुनिया के आगे या पाकिस्तान के लिए इसको सामने लाते रहते हैं। मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी भी है, वो ये करते हैं, और बेटे हैं उनके, और क्यों ना करें अपने बाप के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उसका कोई नेगेटिव असर देखना पड़ता है? मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पिछले चंद दहाइयों के अंदर इतना कुछ कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पे अपनी पॉलिसी के तहत चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, ये जो आज गुफ्तगू की गई वज़रा की जानिब से 9 मई के इक़दामात के मुतरादिफ करार दिया है कासिम खान के बयान को, साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये साजिश है। माजी में कुछ ऐसे वाक़यात तो रहे जो PTI ने मुल्क से बाहर बातें की जिनको साजिश कहा गया। क्या पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसीज़ को उजागर करना PTI की साजिशों का हिस्सा कहलाएगा? देखिए, वज़रा तो ज़ाहिर है वो सियासतदान है और उनको एक मौका मिला है, और ये जो बात है उनकी गुफ्तगू कम से कम ये ज़ाहिर करती है कि जब सियासी मामलात को इंटरनेशनलाइज किया जाता है तो अंदरूनी सियासत में फिर हुकूमत को एक मौका मिल जाता है इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का। अब देखना ये है PTI को कि क्या इंटरनेशनलाइज करने का इमरान खान की जो कैद है उसका फ़ायदा कितना है, उसका नुकसान कितना है, क्योंकि अभी तक PTI ने जो कोशिशें की हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आप देखिए जो IMF को उन्होंने ख़त लिखा उसका भी हुकूमत को फ़ायदा हुआ। फिर US में बहुत ही एक ताकतवर किस्म की लॉबिंग PTI ने की, इलेक्शन से पहले की, ट्रंप के इलेक्शन पर बहुत इन्वेस्ट किया, कांग्रेसमैन को बहुत इन्वेस्ट किया, एक करारदाद मंजूर करवाई। लेकिन क्या अमेरिका की जो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है उस पर कोई थोड़ा सा भी असर पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत है वो उसे इस तरह लेती है कि ये रियासत मुखालिफ कार्रवाई है, उसका रवैया मज़ीद सख्त हो जाता है। तो पाकिस्तान के जो मसले हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हल होंगे, इंटरनेशनलाइज करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर फ़ायदा होता तो चलें फिर भी बात थी। जहाँ तक बात है इमरान खान के इन साहिबजादों की, तो मेरे लिए हैरत की बात यह है कि वो कितना कम एक्टिव रहे हैं। आप देखिए कि गुज़श्ता साल जुलाई में जब वो पहली बार अमेरिका गए और इस मसले पर सामने आए तो इमरान खान को जेल में 2 साल हो चुके थे। उससे पहले और अब तक साहब यही सवाल आज मैं दिन में सोच रही थी कि इससे एक सवाल जहन में आता है कि क्या वो इंटेंशनली करते हैं या फिर उनसे करवाया जाता है। अगर साहिबजादे हो, दिलचस्पी हो, तो ये तो कंटिन्यूस स्ट्रगल रहना चाहिए, ये चंद महीनों या साल में एक बार वाला मामला तो नहीं रह जाना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है उनकी अपनी तो ख्वाहिश होगी। एक तो ये है कि वो वालिद साहब से भी कटे रहे हैं, पाकिस्तान से भी कटे हुए हैं, और मेरा ख्याल है जो उनकी वालदा हैं वो उनकी सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। तो शायद वो ये समझती हैं कि अगर वो PTI की किसी एक्टिविटी में जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्क होगा। पाकिस्तान में आने के बारे में भी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के वज़रा ने कहा कि भाई नाइकाब उठाओ और आ जाओ, आपको कोई वीज़ा चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर नाइकाब पर पाकिस्तान आएंगे, जो पाकिस्तान का एक तरह का शनाख्ती कार्ड होता है, तो फिर उन्हें ब्रिटिश सिटीजन वाला तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। इसलिए वो आना तो चाहते हैं लेकिन बरतानवी पासपोर्ट पे आना चाहते हैं ताकि उनको वो प्रोटेक्शन हासिल हो जो बरतानिया के शहरी को होता है। तो मेरे ख्याल उनकी वालदा नहीं चाहती कि किसी तरीके का रिस्क उनको हो। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, यही से एक सवाल जहन में आता है कि वालिद के लिए स्ट्रगल को एज वालिद के लिए स्ट्रगल ही देखा जाना चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप क्यों जुड़ता है? बेशक भले वो एक सियासतदान है मगर वो काफी अरसे से अंदर हैं, फिर इसीलिए इस तरह की बात होती है कि बैरूनी हमायत से ज्यादा अंदरूनी तौर पर PTI के सियासी बयानिए को मजबूत करने की काविश ज्यादा है पूरी सूरत हाल में। मेरा ख्याल है आयशा, पाकिस्तान के वज़रा का ख्याल है कि हर बेटा जो है वो मुनिस सलाई की तरह होता है, जो पहले अपने वालिद की सियासत की बुनियाद के ऊपर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है और फिर अपने बीमार और बूढ़े वालिद को जेल में छोड़ के मुल्क से बाहर भाग जाता है। ऐसा नहीं होता। देयर आर वेरी डिसेंट फैमिलीज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। आयशा, मुझे तो ये ख्याल आ रहा था इस मामले पर, जैसे ये पता चला कि आज के प्रोग्राम का ये हिस्सा है,
कि जब से मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हूं, मेरा ख्याल है हम एक रिकॉर्ड सेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था कि जब हमने तहरीक इंसाफ की या उसकी सियासत की कोई बात नहीं की थी, तो वो रिकॉर्ड को हम आगे नहीं बढ़ा सके। उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, उसकी वजह पे ज्यादा अफसोस है कि सर ये हुकूमत की तरजीह में शामिल हुआ है, तो हमने यहाँ भी रख दिया कि हुकूमत की तरजीह है ये। एग्जैक्टली माय पॉइंट आयशा, कि वो रिकॉर्ड हम आगे इसलिए नहीं बढ़ा सके कि कासिम खान ने कुछ कह दिया कहीं पे, बल्कि वो अपने वज़रा के रद्द अमल की वजह से कह दिया है। देखिए, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये आपके प्रोग्राम पे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि पीटीआई की जिस तरह की सियासत है उसके लिए हुकूमत से मुखालफत और मुल्क से दुश्मनी के बीच में तफरीक करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं पिछले 2 साल से लॉबिंग कर रहे हैं। वो इंटरव्यूज दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि मैं सारे का सारा अपना पैसा लगा रहा हूँ इस कैंपेनिंग पे इमरान खान के लिए जो मैं कर रहा हूँ, और आखिरी दमड़ी तक जो है मैं इसके ऊपर खर्च करने को तैयार हूँ। अभी तक क्या हुआ? आज पाकिस्तान से अगर बहुत ये पुरअसर कार्रवाइयाँ होती तो आज पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा होता खलीज की जंग रुकवाने के लिए। इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन वज़रा को ज़रा ये समझना चाहिए। वेरी क्विकली आई टेल यू समथिंग। मेरी एडिटर होती थी शहरी रहमान, जब वो सियासत में गई तो उन्होंने एक बड़ी छोटे सा कोई रसाला था वहाँ पे, उनको एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शहरी आप इस तरह के रसाले को इंटरव्यू देना क्यों ज़रूरी समझती हैं? वो कहती हैं कि जी अगर आपने आमिर सियासत में होना है ना तो आपके बारे में बात होना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है, बस लोगों को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अब ये वज़रा को ये सोचना चाहिए कि भैया एक महीने से एक मुल्क के अंदर इस पार्टी की नई बात हो रही थी, आप एकदम से क्यों उसको उछाल के फिर जो है वो खबरों का मौजू आपने बना दिया है। सो आई थिंक इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। जो बातें उनसे मंसूब की जा रही हैं, मैंने खुद वो सुनी है उनकी तकरीर, इस तरह की कोई बात उन्होंने की नहीं है, और ये रद्द अमल तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। रद्द अमल जरूरत से ज्यादा और सख्त नहीं था। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।